हेलो दोस्तों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो पी ब्लॉक के तत्व के इस लेक्चर में आज आप लोग पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के भौतिक गुणों के बारे में। इसके पहले के लेक्चर्स में आपको इसकी दो औद्योगिक विधियों के बारे में बताया गया, यानी कि शीश कक्ष विधि। इसके अलावा संपर्क विधि से जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है ये आपको बताया जा चुका है। आज हम लोग इसमें भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले ध्यान दीजिए इसके भौतिक गुण। जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है रंगहीन गाढ़ा तेल जैसा द्रव है। तो याद रखिएगा जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो रंगहीन गाढ़ा इसके अलावा तेल जैसा द्रव है। और इसके बारे में आप लोग ये भी याद रखिएगा कि अगर यहाँ पर जो है 10.5 डिग्री सेल्सियस, ध्यान दीजिए, यानी कि 10.5 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये जम जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये जो है 10.5 डिग्री सेल्सियस पर जो है जम जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे इसके बारे में। इसके अलावा ध्यान दीजिए कि यह एक तीव्र संक्षारक अम्ल है। त्वचा के संपर्क में आने पर यह फफोले उत्पन्न कर देता है, यानी कि जब ये त्वचा के संपर्क में आता है तो त्वचा में जो है फफोले उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला, यह जो है नम वायु में धुआं देता है। यह वायु की नमी को शोषित करता है। यह आर्द्रता ग्राही होता है। इसके बाद अगला दिया गया है यहाँ पर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो जल में प्रत्येक अनुपात में घुलनशील है। ये आप लोग याद रखिएगा, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो जल में जो है प्रत्येक अनुपात में घुलनशील होता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए रासायनिक गुण। तो सबसे पहले इसमें वियोजन याद रखिएगा यहाँ पर कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है अगर इसे हम लोग उबाल देते हैं तो उबालने पर ये वियोजित हो जाता है। यानी कि अगर आप बताना चाहें तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि उबालने पर आप इसमें लिखेंगे, उबालने पर सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 जो है वियोजित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। इतना आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए अगर आप इसका यहाँ पर समीकरण लिखते हैं तो उबालने पर जो है H2SO4 वियोजित होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए H2SO4, तो ये जो है एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर वियोजित किस में होगा, H2O, इसके अलावा SO3। तो यहाँ पर जो H2SO4 यानी कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये यहाँ पर H2O यानी कि जल, इसके अलावा SO3 यानी कि सल्फर ट्राईऑक्साइड में जो है वियोजित हो जाता है। इसे आप लोग याद रखेगा, इसे बोलते हैं सल्फर ट्राई ऑक्साइड, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2O इसके अलावा सल्फर ट्राईऑक्साइड में जो है वियोजित हो जाता है। इसके अलावा इसके ऑक्सीकरण गुण। तो ऑक्सीकरण के लिए आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि जो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो जो है ऑक्सीकरण का कार्य करता है। अगर ऑक्सीकरण के रूप में ध्यान दें तो ध्यान दीजिए इसकी क्रिया आप इस प्रकार से बता सकते हैं H2SO4, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है H2O प्लस SO2 प्लस O। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है यानी कि H2SO4 जो है ये यहाँ पर ऑक्सीकरण का कार्य करता है, यानी कि एक प्रकार से ये ऑक्सीकारक होता है। इसके बारे में आप लोग अगर याद रखना चाहें तो ये भी याद रखिएगा कि ये जो ऑक्सीकरण करता है यहाँ पर जो कार्बन होता है ये कार्बन का ऑक्सीकरण जो है CO2 में कर देता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि कार्बन का ऑक्सीकरण जो है ये किस में कर देता है, CO2 में कर देता है। इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीकरण ये जो है SO2 में कर देता है, यानी कि सल्फर डाई ऑक्साइड में कर देता है। इसके अलावा आप याद रखिएगा यहाँ पर कि जो Ki यानी कि पोटेशियम आयोडाइड है इसका ऑक्सीकरण जो है ये I2 इसमें कर देता है। तो इस प्रकार ये यहाँ पर जो है एक प्रकार से ऑक्सीकारक है। तो ध्यान दीजिए अगर इसके लिए आप समीकरण लिखना चाहें तो जैसे कि आपको ये बताया गया कि ये कार्बन का ऑक्सीकरण किसमें करता है, CO2 में। तो अब ध्यान दीजिए कार्बन इसका ऑक्सीकरण किसके द्वारा होगा, H2SO4 के द्वारा होगा। तो प्लस H2SO4, इससे यहाँ पर जो हम लोग गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये जो है CO2, ध्यान दीजिए इसका ऑक्सीकरण किसमें करता है, CO2 में। इसके अलावा इसमें क्या बच जाएगा, H2O और प्लस SO2। इस प्रकार से अगर इसे आप संतुलित करना चाहें तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 2, इसके अलावा 2H2 और 2SO2,
यहाँ पर संतुलित करना आपको पहले भी बताया जा चुका है, इसलिए आप लोग उसी प्रकार से यहाँ पर भी संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर जो कार्बन था इसका ऑक्सीकरण किस में हो गया, CO2 में हो गया। इसी प्रकार ध्यान दीजिए सल्फर, अगर यहाँ पर हम लोग क्रिया सल्फर से कराएंगे तो ध्यान दीजिए H2SO4, इससे अगर यहाँ पर हम लोग गर्म करेंगे तो गर्म करने पर जो है ये यहाँ पर SO2, इसका ऑक्सीकरण किस में हो जाएगा, SO2 में हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर H2O। इससे भी अगर आप संतुलित करना चाहें तो संतुलित करने के लिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग 2 लगा देते हैं। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर S कितने होगा, यानी कि सल्फर 2 ये और एक ये 3, तो इधर सल्फर बराबर करने के लिए यहाँ पर 3 कर देंगे। इस प्रकार से ऑक्सीजन ध्यान दीजिए यहाँ पर 4 दूनी 8, यहाँ पर 3 दूनी 6 और एक ऑक्सीजन दिया गया, यानी कि 2 यहाँ पर लगा दीजिए तो 8 यहाँ पर भी हो जाएंगे। इस प्रकार ये समीकरण जो है यहाँ पर संतुलित हो जाएगी। इसी प्रकार ध्यान दीजिए पोटेशियम आयोडाइड है, यानी कि Ki, इसका यहाँ पर ध्यान दीजिए ऑक्सीकरण होगा तो H2SO4। इस प्रकार से इससे अगर यहाँ पर हम लोग गर्म करेंगे तो इसका ऑक्सीकरण जो होता है वो I2 में होता है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे K2SO4, यानी कि सबसे पहले बनेगा इसमें K2SO4, इसके बाद यहाँ पर प्राप्त होगा H2O, इसके अलावा SO2 और फिर इसमें प्राप्त होगा प्लस I2, यानी कि Ki जो है वो I2 में ऑक्सीकृत हो जाएगा। अगर इसको यहाँ पर हम लोग संतुलित करेंगे तो संतुलित करने के लिए यहाँ पर K2 है, पोटेशियम में 2 है तो इसलिए यहाँ पर 2 लग जाएगा, क्योंकि K यहाँ पर 1 दिया गया था। तो इस प्रकार से ये इतना होगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, इस प्रकार से ये समीकरण जो है संतुलित हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि जो H2SO4 होता है ये एक ऑक्सीकारक का कार्य करता है। इसके बाद ध्यान दीजिए सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया, तो ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर जब सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया सक्रिय धातुओं से होती है तो उस समय जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उससे H2 यानी कि हाइड्रोजन जो है वो विस्थापित हो जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि सक्रिय धातुओं से क्रिया करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल से जो है H2 यानी कि हाइड्रोजन जो है विस्थापित हो जाता है। जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पर धातु हम लोग ले लें सोडियम यानी कि Na, तो जब इसकी क्रिया हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 से कराएंगे तो इसमें जो है यहाँ पर क्या विस्थापित होगा, H2, यानी कि जब H2 यहाँ से विस्थापित हो जाएगा, ध्यान दीजिए H2 यहाँ से विस्थापित हो गया तो प्लस यहाँ पर बनेगा Na और इसके अलावा क्या बचा SO4। तो इससे आप लोग यहाँ पर लिखेंगे Na2SO4। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सोडियम 1 था, यहाँ पर Na2 लिखा गया तो यहाँ पर क्या लग जाएगा 2। तो इस प्रकार यहाँ पर जब सोडियम से क्रिया होगी तो ये इसमें से क्या होगा H2 जो है विस्थापित हो जाएगा, यानी कि अलग हो जाएगा। इसी प्रकार अगर सोडियम की जगह पे हम मैग्नीशियम का प्रयोग करें अगर, यानी कि Mg प्लस H2SO4, तो उसी प्रकार इससे भी यहाँ पर हाइड्रोजन जो है विस्थापित हो जाएगा। और जब हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित हो जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना बचेगा MgSO4। इस प्रकार से इसी प्रकार ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर हम लोग Zn का प्रयोग करें, जिंक धातु, इसकी क्रिया अगर यहाँ पर हम लोग H2SO4 से करा दें तो H2SO4 से अगर इसकी क्रिया कराएंगे तो इसमें से हाइड्रोजन जो है विस्थापित हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर बचेगा Zn और इसके अलावा SO4। इस प्रकार से इसकी क्रिया आप यहाँ पर करा सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखें, यहाँ पर सक्रिय धातुओं से क्रिया करके जो है उससे हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, यानी कि हाइड्रोजन को जो है अलग कर देती है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए सल्फर ट्राईऑक्साइड से क्रिया। तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया हम लोग सल्फर ट्राईऑक्साइड से कराते हैं तो याद रखिएगा उसमें बनता है सधूम सल्फ्यूरिक एसिड या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं ओलियम। तो ध्यान दीजिए सल्फर ट्राईऑक्साइड यानी कि SO3, तो जब इसकी क्रिया हम लोग H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो इसमें बनता है सधूम सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2H2O7। इससे बोलते हैं सधूम सल्फ्यूरिक एसिड या फिर आप बोल सकते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखिएगा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सधूम सल्फ्यूरिक एसिड या फिर इसे ही हम लोग बोलते हैं ओलियम। तो याद रखिएगा सल्फर ट्राईऑक्साइड से जब हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ओलियम। इसके बाद ध्यान दीजिए फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से क्रिया। तो जब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो ध्यान दीजिए H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, इसकी क्रिया करानी है आपको फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से यानी कि P2O5। तो जब इससे हम लोग क्रिया कराते हैं तो इसमें सल्फर ट्राईऑक्साइड यानी कि SO3, इसके अलावा जो है इसमें बनता है मेटाफास्फोरिक एसिड यानी कि HPO3। याद रखिएगा इससे बोला जाता है मेटाफास्फोरिक एसिड या फिर मेटाफास्फोरिक अम्ल,
फास्फोरिक अम्ल। इस प्रकार से अगर इस समीकरण को संतुलित करना हो तो ध्यान दें यहाँ पर H2 था, यहाँ पर H है तो यहाँ पर 2 लग जाएगा, P2 था तो यहाँ पर भी P2 हो जाएगा। ऑक्सीजन ध्यान दीजिए 5 दिए गए, यहाँ पर 4 दिए गए तो 5 4 9 हो गए। इसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 त्रिक का 9, इसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 दूनी 6 और 3 ये मिलके हो जाएंगे 9 ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आप इसे संतुलित कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा मेटाफास्फोरिक अम्ल। इसके बाद ध्यान दीजिए उपयोग यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ पर होता है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो है अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके अलावा HNO3, H3PO4 आदि अम्ल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है इसका उपयोग निर्जलीय कारक के रूप में करते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है, यानी कि विस्फोटक पदार्थों को बनाने में भी जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आक्सीय कारक के रूप में, इसके लिए आपको रासायनिक गुण भी बताया गया था कि ये जो है एक आक्सीय कारक होता है, तो आक्सीय कारक के रूप में जो है हम लोग यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा रंग, कागज, कपड़े आदि उद्योग में भी यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।